Hello guys, welcome back to Defense Exam Solution. This is the third part of our physics most expected question series. So let's start the video. Our first question is, एक पिंड बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण फील्ड में एंटर करता है तो उस जो पृथ्वी पिंड निकाय की पोटेंशियल एनर्जी है क्या होगी, डिक्रीज करेगी, इंक्रीज करेगी या अनचेंज रहेगी। तो आपको पता होना चाहिए जब भी कोई पार्टिकल पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फील्ड में एंटर करता है तो उस पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क करता है, तो जिसकी वजह से हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो डिक्रीज़ कर जाती है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पॉसिबिलिटी है कि आपको एग्जाम में इस बार देखने को मिल जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैद्युतशीलता ई नॉट तथा चुंबकीयशीलता म्यू नॉट के माध्यम में विद्युत चुंबकीय विकिरण का वेग बताना है। तो आप सभी को यह पता होगा, फार्मूला है बेसिक सा, सी इक्वल टू होता है 1/√μ नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन यहाँ से इसकी विमा भी बहुत मैटर करती है, एग्जाम में आ चुकी है। LT इनवर्स इसकी विमा होती है, लेकिन आपको इसका ध्यान रखना चाहिए। ऑप्शन ए में दिया है, कई बार अगर आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया इसकी विमा बतानी है तो 1 बस LT इनवर्स कर देनी है और आ जाएगी हमारी L इनवर्स T। और आपको एग्जाम में क्वेश्चन करते समय केयरफुल भी रहना है। मान लिया क्वेश्चन आ गया इसकी विमा पूछिए, आपने इसकी लगा दी, सो केयरफुल रहना आपको जब क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रगामी विद्युत चुम्बकीय तरंग में चुम्बकीय क्षेत्र का शिखरमान 20 नैनो टेस्ला है और विद्युत क्षेत्र का शिखरमान बताना है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता है, ये फार्मूला आपने पढ़ा है तो आप इजीली कर देंगे। अच्छा, कुछ लड़के यहाँ पर जेई मेन लिखा है, बस यही देख के डर जाते हैं कि हमारे बस का नहीं है। अरे आपके एग्ज़ाम का क्वेश्चन है, आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, ऐसे कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। मैं आपको इस सीरीज में जितने भी क्वेश्चन अभी तक कराए हैं या आगे कराऊंगा सारे बिल्कुल सिलेक्टेड होंगे, बहुत अच्छे क्वेश्चन होंगे, बस आप सभी बने रहिए। ई नॉट अपॉन बी नॉट इसका फॉर्मूला होता है इक्वल टू सी। अभी इस क्वेश्चन में आपसे थ्योरी बना के वैलिड कर देगा कि वैद्युत क्षेत्र का शिखरमान बटे चुंबकीय क्षेत्र का शिखरमान किसके बराबर होता है, तो प्रकाश की वेग के बराबर होता है, ऐसे आप ध्यान रखिए। सो ई नॉट हमें निकालना है, ई नॉट को यहाँ पर रहने देते हैं और इंटू सी का वेग हमारा सी इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है और इंटू में हम क्या कर देंगे 20 नैनो टेस्ला। अब 20 हमको टेस्ला बनाना है क्योंकि यहाँ पर वोल्ट प्रति मीटर में हमारा आंसर आ रहे हैं, तो इसको हम 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे -9 से। अब 20 3 60, यहाँ पर 60 इंटू 10⁻⁻1 आ जाएगा क्योंकि 8 और -9 -1 आ जाएगा। अब -1 से ये कट जाएगा तो हमारा कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, जो कि हमारा राइट ऑप्शन कौन सा है बी। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे, बस आपको ज़रूरत है इस फार्मूले को प्रिपेयर करने की। अब अगर आपने ये क्वेश्चन शायद अभी तक ना देखा हो, अगर आपके एग्ज़ाम में आता तो आप शायद न कर पाते, लेकिन आपने इसका फॉर्मूला देख लिया है। ई नॉट अपॉन बी नॉट इक्वल टू होता है सी। बस आपको इस फार्मूले को प्रिपेयर करने की ज़रूरत है। आप ऐसे क्वेश्चन बहुत बनते हैं, थ्योरी में भी आएंगे तो आप कर लेंगे, कोई न्यूमेरिकल भी आएगा तो आप अटेम्प्ट कर लेंगे। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एम द्रव्यमान के पिंड को पृथ्वी तल से h बराबर 4e/5 ऊंचाई पर ले जाते हैं। पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण g है, तब पिंड की स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि बतानी है। अगर जिसने कल का वीडियो देखा है, प्रीवियस इसका पार्ट देखा है, वो क्वेश्चन को शायद रिलेट कर पा रहा होगा। मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि किसी पिंड को पृथ्वी तल से आधी दूरी पर ले जाने पर जो उसकी ऊर्जा या कार्य होता है वो निकालना बताया था। उसका फॉर्मूला बताया था आपको 1/m+n mgre। तो वो हमारा हो गया था वर्क का फार्मूला या एनर्जी का फार्मूला, लेकिन यहाँ पर पूछा है स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए बस आपको एक बेसिक सी ट्रिक प्रिपेयर रखनी है, n/n+1 इंटू mgh। बस आपको ये अगर पता है डेल्टा यू बराबर, तो आप इजीली क्वेश्चन को 1 सेकेंड में कर आगे बढ़ जाएंगे। अब इसमें n क्या है, n हमें कल भी मैंने बताया था, n को बस RE के टर्म में लेता है, तो RE बराबर यहाँ से अगर निकालेंगे तो 5 इंटू एच आ जाएगा। तो बस हमें RE के टर्म में इनका मान रखना है, तो हम यहाँ पर 5 लिख देंगे और 5 1 6 mgh लिख देंगे। सो सही ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। बस इस तरह करना है, इनको बस RE के टर्म लेना है, डेल्टा यू बराबर, बस आपको ये ट्रिक याद रखनी है n/n+1 mgh। बस आप इजीली क्वेश्चन को कर लेंगे। सो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अगर ना समझे हो बस वीडियो को पॉज करिए, फिर से एक बार देख लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में चुंबकीय आमोत्तर में रखे एम चुंबकीय आघूर्ण को चुंबक को 180 डिग्री रोटेट करने पर किया गया कार्य। तो ये तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, डब्ल्यू ये आपके एग्जाम में आ चुका है और एयरफोर्स के जो ऑफिशियल साइट पर जो फिजिक्स का मॉडल पेपर दिया है उसमें भी ये क्वेश्चन है। डब्ल्यू इक्वल टू होता है MB1 - cos थीटा। अब थीटा क्या रखेंगे 180 रख देंगे, तो MB इंटू 1 180 का मान कितना होता है -1, तो माइनस माइनस कितना हो जाए +1, तो डब्ल्यू इक्वल टू हमारा निकल आएगा 2MB। तो ये तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, आपको बस ये फार्मूला प्रिपेयर होना चाहिए। कई बार आपको क्वेश्चन का
तरीका पता होना चाहिए, बस आप इजीली क्वेश्चन को करते चले जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक यक्ष किरण एक समान प्रबल चुंबकीय क्षेत्र से गुजरती है तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। दोस्तों इस वीडियो के लिए 15 क्वेश्चंस मैंने लिए हैं और इस वीडियो में ज़्यादातर कंसेप्चुअल क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में बन सकते हैं। तो आप वीडियो के एंड में आउट ऑफ 15 आपका क्या स्कोर है बताइएगा ज़रूर। इसमें से हम राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो बिल्कुल विक्षेपित नहीं होगी, क्योंकि ये हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। जो एक्स किरण है हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और विद्युत चुम्बकीय तरंगे चुम्बकीय क्षेत्र में विक्षेपित नहीं होती। आपको पता होना चाहिए यहाँ पर एक्स किरण की जगह और भी कोई विद्युत चुम्बकीय तरंगे रख देगा तो आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल भी विक्षेपित नहीं होती हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्रिस्टलों की आंतरिक परमाणुवीय संरचना अध्ययन के लिए हम प्रयुक्त करते हैं। आप सभी को पता होगा हम एक्स रेस का यूज करते हैं किसी भी पदार्थ की जो परमाणुवीय संरचना का बताने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित है तो उनके त्वरणों का अनुपात बताना है। तो सबसे पहले आपको इसका फार्मूला बस सिंपल सा लगाना है। F बराबर होता है ma, लेकिन ये अब आपने F इक्वल टू होता है Q अपॉन E। अब E बराबर आपने F अपॉन Q पढ़ा होगा, E बराबर। यहाँ से अगर हम F निकालेंगे तो F बराबर QE आ जाएगा। अब देखिए F बराबर QE रख देंगे। अब यहाँ से देखिए A प्रोपोर्शनली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल M होता है, ए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/m होता है। आप इससे ही क्वेश्चन को कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको ये क्यों बताया, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन वेरिएट कर सकता है। सबसे पहले इसका राइट ऑप्शन सी है, क्योंकि यहाँ से जो कि एक्सीलरेशन उसके मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का एक समान वैद्युत क्षेत्र में है तो उनके त्वरणों का अनुपात बताना है। उनके मास के यूनिवर्सली हो जाएगा। यहाँ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है तो यहाँ पर हो जाएगा प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमानों का अनुपात। लेकिन मैंने आपको ये इसलिए बताया क्योंकि आपके माइंड में एक क्लिक कर जाए। यहाँ पर कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि यहाँ पर मास की नहीं केवल आवेश, यहाँ पर मास वाला अगर ऑप्शन ना होता तो आवेश के टर्म में आंसर होता। कई बार मास और आवेश दोनों को इंक्लूड करना होता कि इसका मास ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन का मास कम है, एल्फा का प्रोटॉन का मास ज़्यादा है, आवेश के टर्म में कई बार क्वेश्चन आ जाता है। आपको ध्यान रखना है जैसा भी क्वेश्चन बने F बराबर QE रखकर हम रिलेट कर पाएंगे कैसे हमें क्वेश्चन को हैंडल करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक आदर्श गैस के दाब P तथा इसके प्रति एकांक आयतन में माध्य गतिज ऊर्जा E परस्पर संबंध है। तो दोस्तों ये फार्मूला होता है P इक्वल टू 2/3E। ये भी एग्जाम में आ चुका है और उसमें एक ऑप्शन था P बराबर 3/2E। तो मेरे दोस्त बता रहे थे कि मैंने ये वाला ऑप्शन टिक किया जो कि गलत था। तो P इक्वल टू होता है 2/3E, आपको ध्यान रखना है। अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं आपको और करवाता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसमें किसी गैस का क्रांतिक ताप तथा बायल ताप में संबंध। तो इसमें TB इक्वल टू 8/27 TC और TC इक्वल टू 8/27 TB में कन्फ्यूजन बहुत रहता है। आपको बता दूं TC इक्वल टू होता है 8/27 TB। आप ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी गैस के अणुओं की माध्य गतिज ऊर्जा दोगुनी हो जाए यदि, तो कौन सा ऑप्शन यहाँ में सही होगा। तो अभी आपने दाब इक्वल टू पढ़ा है 2/3 इंटू E, तो यही तो हमें पढ़ा है। अब देखिए, अब यहाँ से हमारा जो माध्य गतिज ऊर्जा E ही तो होती है, तो E प्रोपोर्शनली हमारा दाब के है। तो ये तो श्योर है कि हम अगर गतिज ऊर्जा दोगुनी करनी है तो दाब हमें दोगुना करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ से मैटर करता है, यहाँ पर ऑप्शन देख रहे होंगे दाब दोगुना कर देगा और दाब दोगुना। तो स्थिर ताप पर हमें करना है कि स्थिर आयतन पर पे करना है। तो आपको ध्यान रखना है स्थिर आयतन पर उसका दाब दोगुना किया जाएगा, तब उसकी माध्य गतिज ऊर्जा दोगुनी होगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के ओरिएंटेड है, आप इसको प्रिपेयर रखिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लोहे के बंद बक्से के भीतर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र बाहर की अपेक्षा। तो दोस्तों एक बॉक्स के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है लोहे के, उसके कंपैरिजन में पृथ्वी के बाहर ज़्यादा होगा, अंदर कम होगा। तो इसलिए ऑप्शन यहाँ से बी राइट है। अंदर जो बॉक्स के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कम होगा और बाहर ज़्यादा होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एम चुंबकीय आघूर्ण के चुंबकीय द्विध्रुव को अच्छी रेखा पर इसके मध्य बिंदु से 8 दूरी पर रखने पर, तो इसमें से बस सिंपलिसिटी हमें सिंपली बताना है कि अच्छी स्थिति पर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र का घटक क्या होता है। तो μ0/4 पाई 2m/r³ होता है। इसमें μ0/4 पाई की जगह में दिया है 10⁻⁷। ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न होती हैं। तो दोस्तों त्वरित आवेश के द्वारा विद्युत चुंबकीय तरंगे प्रोड्यूस की जा सकती हैं। अब यहाँ से एक क्वेश्चन आता है कि एक स्थिर आवेश क्या उत्पन्न कर सकता है। दोस्तों स्थिर आवेश केवल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में ये भी पॉइंट आ चुके हैं। स्थिर आवेश केवल एक वैद्युत क्षेत्र प्रोड्यूस करेगा और जो गतिमान आवेश होगा, त्वरित आवेश होगा, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड
प्रोड्यूस करेगा, विद्युत और चुंबकीय दोनों फील्ड प्रोड्यूस करेगा और साथ ही साथ एनर्जी का लॉस भी करेगा विकिरण की वजह से। सो ये पॉइंट जरूर मेमोराइज रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग है। अब देखिए आपको विद्युत चुंबकीय तरंगें पता है, लेकिन यहाँ पर कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं दिख रहा है जिससे आप इजीली पता चले। लेकिन यहाँ से आप देखिए उष्मा तरंगे, उष्मा तरंगे कौन सी होती हैं, अवरक्त तरंगे, इंफ्रारेड रेस। जो अवरक्त तरंगे होती हैं वो हमारी उष्मा उत्पन्न करती हैं। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। तो दोस्तों उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन पसंद आए होंगे, आपने अच्छा स्कोर किया होगा। मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि आप कमेंट में ज़रूर बताइए, अपना फीडबैक जरूर दिया करो। हर एक लाइक और हर एक कमेंट मुझे मोटिवेट करता है कि हर अगले वीडियो में मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करूँ। दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, इस वीडियो को लाइक और शेयर करिए और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।